डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन वासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, हम फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस एमसीक्यूज पढ़ रहे थे। हमें अपन ने 3 वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए। आज मैं लास्ट वीडियो लेक्चर जिसमें क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हुए मैं आपको याद करवाऊंगा, उसी में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें और बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप पूरा वीडियो देखना ताकि जितने भी क्वेश्चंस हैं, और इन चारों वीडियोस की मैं एक प्लेलिस्ट बना रहा हूं, जो प्लेलिस्ट का डिटेल आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप क्लिक करना ताकि और चारों की चारों देखना, जिसमें चारों एमसीक्यूज हैं और पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करता है। आज अपन इनको जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उन्हीं को अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और एक से बढ़ के एक क्वेश्चन आने वाला है फ्रेंड्स। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड्स, दैट इज सोडियम रोज बेंगाल। ब्रैकेट में लिखा है आयोडीन 131। फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ पे रोज बेंगल बेसिकली क्या है? रोज बेंगल डाई है। रोज बेंगल क्या है? बेसिकली डाई है। क्लियर है? किस चीज के लिए यूज होती है? डाई के साथ में हमने क्या जोड़ा हुआ है? आयोडीन अटैच किया हुआ है। इसके साथ में आयोडीन 131 जोड़ा हुआ है, अटैच किया हुआ है। तो देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे अपन बात करते हैं पहला, स्टडी ऑफ आयरन मेटाबॉलिज्म एंड आरबीसी फॉर्मेशन। इसके लिए यूज किया जाता है फेरिक क्लोराइड या सिट्रेट या फेरस सिट्रेट। सी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आयरन कौन सी कंडीशन में रहता है? 59 कंडीशन में रहता है। जैसा कि फ्रेंड्स, आयरन मेटाबॉलिज्म और आरबीसी, आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, तो इसलिए आयरन को 59 वाला आयरन यूज किया जाता है। फेरिक फॉर्म में भी यूज किया जाता है और फेरस फॉर्म में भी यूज किया जाता है। ओके, तो पहले का आंसर ये हो गया। फिर आता है दूसरा फ्रेंड्स, लीवर स्कैनिंग के लिए। लीवर स्कैनिंग के लिए फ्रेंड देखना, जैसा कि मैंने अभी बताया था, रोज बेंगल बेसिकली एक डाई है। इस डाई के साथ में आयोडीन अटैच किया हुआ है, और ये डाई, इस डाई का खास बात क्या है? ये लीवर में जाके कंसंट्रेट होती है, और उसकी वजह से लीवर को स्कैन किया जा सकता है। इस तरह से ये लीवर को स्कैन कर सकते हैं, दैट इज सोडियम रोज बेंगल। वहां पे हम आयोडीन को डिटेक्ट करते हैं, रोज बेंगल बेसिकली डाई है। ओके, फिर नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, मायोकार्डियल ब्लड फ्लो डिटर्मिनेशन। इसके लिए रूबिडियम क्लोराइड लिया जाता है फ्रेंड्स। रूबिडियम के लिए 86, रूबिडियम 86, एंड रूबिडियम इज स्पेशली फॉर व्हाट? मायोकार्डियल ब्लड फ्लो डिटर्मिनेशन के लिए, कि वेदर ब्लड फ्लो करेक्ट है या नहीं है। ओके, फिर उसके बाद में आता है फ्रेंड्स, स्टडी ऑफ प्रोटीन लॉस फ्रॉम जीआईटी एंड एडजॉर्प्शन। फ्रेंड्स देखना, इसके लिए क्या कर रहे हैं हम? क्रोमियम क्लोराइड ले रहे हैं, दैट इज क्रोमिक क्लोराइड। क्रोमिक में 51 है। तो इस तरह से मैंने आपको 4 क्वेश्चंस बता दिए यहाँ पे। इस बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया फ्रेंड? देखना, रोज बेंगल के लिए बट ओबीएस है, बी आंसर होगा। कौन सा? लीवर एंड लीवर फंक्शन टेस्ट। इस तरह से हमारा आंसर हो गया बी। ओके, फिर आता है फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटी ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स इज मेजर्ड बाय। पिछले वीडियो में मैंने रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताया था फ्रेंड्स। इनके लिए बेसिकली मेजर किसके से किया जाता है? डिटेक्टर से मेजर किया जाता है। ओके, रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टर से मेजर किया जाता है। डिटेक्टर कितने तरीके के हो सकते हैं? पहला है गैस फील्ड डिटेक्टर। गैस फील्ड डिटेक्टर क्या होता है? जैसे एक ऐसा बैलून टाइप का गैस का भरा रहता है। इस बैलून में जो रेडिएशन आके यहाँ पे अटैच होती है, यहाँ पे आके बम्बारमेंट होती है रेडिएशन की। इस रेडिएशन से बम्बारमेंट होती है तो एक पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड निकलता है, उससे हम उसको मेजर करते हैं। तो ये इस तरह के 3 डिटेक्टर है, दैट इज आयोनाइजेशन चेंबर, प्रोपोर्शनल काउंटर एंड गीगर मूलर काउंटर। गीगर मूलर काउंटर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ, इसको आप जरूर याद रख लीजिएगा। क्लियर है? ये तो सारे हो गए गैस फील्ड से रिलेटेड। दूसरे आता है फ्रेंड्स सेंटिलेशन डिटेक्टर्स। सेंटिलेशन डिटेक्टर क्या होते हैं? बेसिकली एक यूं मान सकते हो आप कि एक ये जैसे एक्सरे टाइप की प्लेट होती है, वहां पे जो बम्बार्डमेंट उस
रेडियो एक्टिव का अल्फा या बीटा या गामा जो पार्टिकल्स आ रहे हैं वो इस तरह से बम्बार्डमेंट होगा और इस तरह से एक प्लेट बनती है। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स है, इनऑर्गेनिक सेंटिलेटर, ऑर्गेनिक सेंटिलेटर, सेमीकंडक्टर डिटेक्टर, फोटोग्राफिक इमल्सन जिसको ऑटो रेडियोग्राफी भी बोलते हैं, गेरेनकॉव डिटेक्टर, थर्मो इमल्सन डोसीमीटर एंड ट्रैक एक डिटेक्टर। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड देखना, गीगर मूलर काउंटर है फ्रेंड्स, सेमी कंडक्टर डिटेक्टर है, ये वाला सेमी कंडक्टर आ गया, और उसके बाद में ग्रेनकॉव डिटेक्टर आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, सारे के सारे डिटेक्टर हो गए। इस तरह से जो हमारा आंसर हुआ ऑल ऑफ द अबव, दैट इज डी। ओके, नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स सोडियम पर टेक्नेट। टेक्नियम बेसिकली ये होता है 99 एम, दैट इज इंजेक्शन इज यूज्ड फॉर व्हाट। इसके लिए अपन ये चार हमारे पास ऑप्शन है, ये चारों के लिए अपन कौन कौन सी चीजें यूज कर सकते हैं पहले अपन वो देखेंगे, उसके बाद में आंसर अपन क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम डिटर्मिनेशन, जो सेल्स के बाहर जो वॉल्यूम होता है उसका डिटर्मिनेशन करने के लिए सोडियम सल्फेट यूज करते हैं, जो जिसमें सल्फर 35 यूज होता है। क्लियर है, जैसा कि पिछली मैंने क्वेश्चन में बताया था लीवर के लिए सोडियम रोज बेंगल यूज होता है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर याद रखिएगा, 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ है सोडियम रोज बेंगल पे। ब्रेन की स्कैनिंग के लिए फ्रेंड्स बेसिकली सोडियम पर टेक्नेट यूज किया जाता है, टेक्नियम दैट इज 99 वाला यूज होता है। एंड रेनल स्कैनिंग के लिए, रेनल फंक्शन के लिए सोडियम हिप्पूरेट होता है, बेसिकली एक हिप्पूरिक एसिड होता है। हिप्पूरिक एसिड के साथ में फ्रेंड्स आयोडीन अटैच कर देते हैं, आयोडीन अटैच कर दिया, हिप्पूरिक एसिड बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं होता, इसका मेटाबॉलिज्म नहीं होने से क्या होगा, ये एज सच किडनी में फिल्टर होता है सॉरी, एज सच किडनी में फिल्टर होता है। तो कितना फिल्टर होता है, यदि परफेक्टली फिल्टर होगा तो हम रेनल की एग्जैक्टली फाइंडिंग कर सकते हैं। इस तरह से हम आयोडीन उसके साथ अटैच कर देते हैं, किसके साथ में, हिप्पूरिक एसिड के साथ में। ओके, तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारा जो आंसर हुआ यहाँ पे ब्रेन की स्कैनिंग के लिए, बट ओबियस है कौन सा यूज कर रहे हैं, परटेक्नेट, जिसमें टेक्नीमियम यूज हो रहा है, इट मींस आंसर इज सी। इस तरह से मैंने आपको 4 क्वेश्चंस बता दिए यहाँ पे। ओके, फिर आता है फ्रेंड्स चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट क्या होता है फ्रेंड्स, बेसिकली कॉन्ट्रास्ट मीडिया की तरह यूज होता है। ये कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या होता है फ्रेंड्स, देखिएगा ये बेरियम सल्फेट फ्रेंड्स ध्यान देना, इससे यदि हम एक्सरे पे लगा दें, यदि हमने यहाँ पे एक्सरे पे लगा दिया या इस तरह से लगा दिया, तो इसमें यूवी रेज या एक्सरेज पास नहीं कर सकती, इधर क्रॉस नहीं करेगी। क्लियर है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करते हैं हम, एक बेरियम सल्फेट, दूसरी खास बात क्या है, ये वाटर इनसोल्यूबल होता है। क्या होता है, वाटर इनसोल्यूबल होता है। क्लियर, तो फ्रेंड देखना यहाँ पे हम पेशेंट को क्या करते हैं, जीआईटी का एग्जामिनेशन करने के लिए हम बेरियम सल्फेट का बेसिकली क्या करते हैं, रेडियो ओपेक कॉन्ट्रास्ट मीडिया की तरह यूज करते हैं, और एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ जीआईटी की तरह यूज करते हैं। उसको किस तरह से देते हैं फ्रेंड्स, ये होता है बेसिकली कंपोजिशन 90% तो बेरियम सल्फेट देते हैं, चूंकि ये इनसोल्यूबल होता है इसलिए इसका क्या करते हैं, इनसोल्यूबल होने की वजह से इसका क्या करते हैं, सस्पेंशन बनाते हैं। क्लियर है, सस्पेंशन बनाते हैं, सस्पेंशन बनाने के लिए सस्पेंडिंग एजेंट डालना पड़ेगा, बटोबी से कलरिंग एजेंट लेंगे, फ्लेवरिंग एजेंट लेंगे, क्योंकि ओरली देंगे तो उसको अच्छा लगना चाहिए, फ्लूइडाइजिंग एजेंट देंगे एंड प्रिजर्वेटिव देंगे। इस तरह से एक ये सस्पेंशन बनाते हैं और पेशेंट को पिलाया जाता है। जिस जगह पे इन्फेक्शन या अल्सर टाइप का होता है वहाँ बेरियम सल्फेट अटैच हो जाता है, और ये क्या करता है, फिर हम एक्सरे लेते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे हमें अल्सर की इमेज दिख जाती है क्योंकि यहाँ बेरियम सल्फेट अटैच हो गया। इस तरह से फ्रेंड्स हम इसको क्या करते हैं, एज ए रेडियो ओपेक कॉन्ट्रास्ट मीडिया की तरह यूज करते हैं। तो और दूसरी चीज खास बात ये है, ये क्या नेचर में मिलता है, एज ए मिनरल बेराइट के फॉर्म में मिलता है, जिसका दूसरा नाम है हेवी स्पार भी बोलते हैं। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट है यूज्ड एज ए कॉन्ट्रास्ट मीडिया फॉर एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ जीआईटी,
करेक्ट है, ये दे रहे हैं अपन यहाँ पे। कैन बी गिवन एज ओरली एंड रेक्टली, करेक्ट, हम ओरली भी दे सकते हैं और कोई पेशेंट ओरली नहीं ले पाता तो उसको हम रेक्टली भी देते हैं। इसका मतलब तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। मीन्स हमारा जो आंसर हुआ दैट इज डी आंसर, ये वाला डी आंसर है। रेडियो ओपेक कॉन्ट्रास्ट मीडिया ओनली आपके सिलेबस में एक ही है, दैट इज बेरियम सल्फेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जब भी रेडियो ओपेक कॉन्ट्रास्ट मीडिया वर्ड आता है तो बेरियम सल्फेट याद रखना। ओके, फिर आता है फ्रेंड्स सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज इन रेडियो इन फार्मास्यूटिकल केमिकल्स। मींस जो ड्रग्स होती है, फार्मास्यूटिकल्स होते हैं, उनमें इम्प्योरिटीज किस किस तरीके से हो सकती है फ्रेंड्स। मैंने इम्प्योरिटीज पे एक क्या किया हुआ, आपको एक वीडियो लेक्चर डाला हुआ है सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज पे। यदि आपने वो नहीं देखा है तो वहां जरूर देखिएगा, आपको 100% समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ रिविजन के तौर पे वो वापस से एक बार नोट डाउन कर रहा हूँ। दैट इज रॉ मटेरियल और अडल्ट्रेशन कर सकते हैं, अडल्ट्रेशन मिलावट, सॉल्वेंट के तौर पे भी वो इम्प्योरिटी हो सकती है हमारे फाइनल प्रोडक्ट में। रिएजेंट जो यूज कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में वो भी हमारे प्रोडक्ट में हो सकता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी हो सकता है। और हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है उसमें डिफेक्ट होगा तो उसमें भी क्या होगा, हमारा इम्प्योरिटी हो सकता है। और यदि सॉल्वेंट का एक्शन या रिएजेंट का एक्शन यदि वेसल पे हो गया उसकी वजह से भी हो सकता है, एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन की वजह से भी हो सकता है, और लास्ट में डिफेक्टिव स्टोरेज किया तब भी हो सकता है। तो इस तरह से हमारा जो आंसर क्या है सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी, पहला देखो रॉ मटेरियल करेक्ट है, रिएजेंट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करेक्ट है, डिफेक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करेक्ट है। मींस हमारा आंसर क्या हो गया, डी आंसर हो गया, ये हमारा डी आंसर है। ओके, फिर आता है फ्रेंड्स इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी। यदि हम इम्प्योरिटी होगी तो क्या होगा, बट ओबियस है टॉक्सिक होगी, टॉक्सिक होगी। और वो क्या करता है, दूसरा फिजिकल और केमिकल चेंज कर सकता है, डेफिनेटली फिजिकल केमिकल चेंज कर सकता है, हमारा टेबलेट या कैप्सूल खराब हो सकता है, और इनकम्पेटेबिलिटी करेगा अदर कंपाउंड के साथ में। तो इस तरह से हमारा जो आंसर होगा ये डी आंसर हो गया। मतलब इम्प्योरिटी की वजह से सारी की सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, बिकॉज इम्प्योरिटीज आर क्या होती है, अनवांटेड मटेरियल होता है, अनवांटेड मटेरियल होता है जो हमें नहीं चाहिए, वो टॉक्सिक भी हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है। ओके, फिर आता है फ्रेंड्स लिमिट टेस्ट इन्वॉल्व द सिंपल कंपैरिजन ऑफ। फ्रेंड्स लिमिट टेस्ट जैसा कि आपको पता है नेजलर सिंड्रोम में हम जनरली इसको परफॉर्म करते हैं, और जिसमें हम कलर देखते हैं, उसमें ओपल्सन देखते हैं, उसमें टर्बिडिटी देखते हैं। इस तरह से हम फ्रेंड्स हम क्या कर रहे हैं, इसको लिमिट टेस्ट को नेजल सिलेंडर में परफॉर्म करते हैं। तो इसका मतलब ओपल्सन्स भी है, टर्बिडिटी भी है और कलर भी है। मीन्स हमारा जो आंसर हो गया कौन सा, डी आंसर हो गया फ्रेंड्स, ये हमारा डी आंसर है। ओके, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द क्लोराइड लिमिट टेस्ट। फ्रेंड्स क्लोराइड लिमिट टेस्ट को मैंने डिटेल में बताया हुआ है, अगेन एक वीडियो है, और लिमिट टेस्ट की एक मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा, आपको सारे लिमिट टेस्ट के फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे। मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा फिर बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये हमारा सैंपल है। ओके, इस सैंपल में हम लिमिट टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो देखिएगा इसमें किसका टेस्ट कर रहे हैं, हम क्लोराइड का लिमिट टेस्ट कर रहे हैं, Cl माइनस का। ओके, हम इसकी रिएक्शन कराते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ में। इस सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन हम कंसंट्रेट HNO3 की प्रेजेंस में करवाते हैं, जिसमें AgCl बनता है, नाइट्रेट बाहर निकल जाता है, AgCl प्रेसिपिटेट बनता है। इस प्रेसिपिटेट का क्या करते हैं हम, स्मॉल पार्टिकल होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं वहां पे वाटर में क्या होते हैं, ये ओपल्सन्स बनाते हैं, ओपल्सन्स बनाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरह से देखिएगा, ओपल्सन्स मतलब एक बहुत गंदा गंदा सा दिखेगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे जो HNO3 काम करता है, HNO3 एक तो यहाँ पे एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाता है, पहला काम। दूसरा काम होता है फ्रेंड्स, ये AgNO3 के साथ कॉमन आयन इफेक्ट देता है, कॉमन आयन इफेक्ट देगा, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ये रिएक्शन जल्दी होगी। और तीसरा होता है ये अदर रेडिकल्स का प्रेसिपिटेशन रोकता है,
अदर रेडिकल्स का प्रेसिपिटेशन रोकता है, स्टॉप करता है, तो दैट इज फॉस्फेट हो सकता है वो यहाँ पे, और यहाँ सल्फेट हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपका वापस लिमिट टेस्ट किसका, क्लोराइड का, वापस अब मैंने रिवाइज कर दिया है। तो देखिएगा, पहला है डिपेंड अपॉन द इंट्रैक्शन ऑफ क्लोराइड एंड AgNO3 इन प्रेजेंस ऑफ HNO3। करेक्ट है, क्लोराइड की रिएक्शन AgNO3 के साथ करवा रहे हैं, कंसंट्रेट HNO3 के साथ में, करेक्ट है। फिर आता है ऑपल्सन्स करते हैं फ्रेंड्स, ऑपल्सन्स कर रहे हैं अपन। फिर HNO3 प्रिवेंट प्रेसिपिटेशन ऑफ अदर एसिड रेडिकल्स, फ्रेंड्स ये अदर रेडिकल को प्रेसिपिटेट होने से रोकता है। इसका मतलब हमारा जो आंसर क्या हो गया, दैट इज अगेन डी आंसर हो गया, ये हमारा डी आंसर हो गया। ये आपका पूरा का पूरा कवर हो गया लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। ओके, फिर आता है बेरियम सल्फेट रिएजेंट कहाँ यूज होता है फ्रेंड्स, क्या होता है, सल्फेट का लिमिट टेस्ट करते हैं अपन। सल्फेट का लिमिट टेस्ट भी मैंने अलग से बताया हुआ है, और वहां पे आप जरूर देखिएगा। यहाँ पे हम बात करते हैं, देखना फ्रेंड्स, रिवाइज कर रहा हूँ, ये सल्फेट है जिसका सैंपल में सल्फेट लिया, इसकी हम बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, वो किससे मिलता है, हम बेरियम सल्फेट रिएजेंट से मिलता है हमें। और यहाँ पे हम बेरियम सल्फेट मिलता है, बेरियम सल्फेट का हमें पीपीटी मिलता है, और दैट बेरियम सल्फेट अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वाटर क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है। वाटर इनसोल्यूबल होता है तो क्या बनता है फ्रेंड्स, वाटर में क्या बनता है, उसकी टर्बिडिटी बनती है। ओके, तो हम सल्फेट के लिमिट टेस्ट में हम टर्बिडिटी देखते हैं फ्रेंड्स। और ये बेरियम सल्फेट होता क्या है बेसिकली, बेरियम सल्फेट रिएजेंट बेसिकली क्या होता है फ्रेंड, देखिएगा बेरियम सल्फेट रिएजेंट में क्या क्या होता है, बेरियम क्लोराइड होता है जो रिएक्शन करता है किसके साथ में, सल्फेट के साथ में कर रहा है रिएक्शन। फिर उसके बाद में उसमें अल्कोहल होता है, वो अल्कोहल क्या करता है, बेरियम सल्फेट के सुपर सेचुरेशन को रोकता है। सुपर सेचुरेशन से रोकने से क्या होगा, इसकी और वो टर्बिडिटी में मेंटेन करता है, जो जो मैंने अभी बताया था। तो प्रिवेंट सुपर सेचुरेशन और की बेरियम सल्फेट पीपीटी इन फॉर्म ऑफ टर्बिडिटी। ओके, और इसमें पोटेशियम सल्फेट भी डाला जाता है, और वो स्मॉल अमाउंट में होता है, बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है, ये ध्यान रखिएगा पोटेशियम सल्फेट। और ये इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ टेस्ट, यहाँ पे इसकी टेस्ट की सेंसिटिविटी इंक्रीज करता है बाय प्रोवाइडिंग कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन, क्लियर है। और वाटर होता है जो एज ए सॉल्वेंट की तरह यूज होता है, तो ये बेरियम सल्फेट रिएजेंट है। तो फ्रेंड देखिएगा, बेरियम सल्फेट रिएजेंट इज यूज्ड फॉर द प्रोड्यूसिंग द टर्बिडिटी इन द लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट, करेक्ट, फाइन। नेक्स्ट इज द सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड कंटेनिंग अल्कोहल एंड वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पोटेशियम सल्फेट, करेक्ट, बिल्कुल सही है। इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ द टेस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम सल्फेट, एग्जैक्टली करेक्ट। इसका मतलब हमारे पास जो आंसर हुआ दैट इज अ डी, करेक्ट, ये हमारा आंसर हो गया डी। ओके, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द आयरन लिमिट टेस्ट। आयरन का लिमिट टेस्ट मैंने बताया था डिटेल में, वही मैं दोबारा से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। ये सैंपल है जिसमें आयरन Fe+3 फॉर्म में होगा, तो हम उसको इसको बोलते हैं SHCH2COOH। ये बेसिकली क्या है, इसको याद करने के लिए मैं बताता हूँ, CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है, आपको पता होगा, एसिटिक एसिड। ओके, एसिटिक एसिड का यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाओ और यहाँ पे SH ग्रुप लगा दो, तो जिसको थायो ग्रुप बोलते हैं, SH2COOH। ये हो गया थायोग्लाइकोलिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं, थायोग्लाइकोलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड। ओके, नाउ इसके साथ में ये क्या करता है, जैसे Fe+3 जिसको फेरिक बोलते हैं, फेरिक बोलते हैं, इस Fe+3 के साथ रिएक्शन करता है, उसको Fe+2 में कन्वर्ट कर देता है। और Fe2+2 डायरेक्ट हमारे सैंपल में भी हो सकता है। ओके, और इस Fe+2 के साथ में रिएक्शन करता है अगेन थायोग्लाइकोलिक एसिड, और किसकी प्रेजेंस में, सिट्रिक एसिड एंड अमोनिया की प्रेजेंस में, और फेरस थायोग्लाइकोलेट बनाता है जिसका कलर होता है पर्पल। ओके, पर्पल कलर होता है। और इसका हमें क्या करना होता है फ्रेंड्स, कलर कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे जो सिट्रिक एसिड है, सिट्रिक एसिड क्या करता है, जो आयरन होता है बेसिकली वो FeOH में कन्वर्ट हो जाता है ड्यूरिंग द रिएक्शन फेरस हाइड्रोक्साइड का, जिसका प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो इस रिएक्शन को क्या करता है, सिट्रिक एसिड प्रिवेंट करता है, प्रेसिपिटेशन होने से रोकता है।
ओके। इस रिएक्शन को ये प्रिवेंट करता है कौन? सिट्रिक एसिड। ये काम है सिट्रिक एसिड का। और अमोनिया क्या करता है? इस रिएक्शन के लिए बेसिक कंडीशन चाहिए, तो वो अमोनिया सॉल्यूशन बेसिक कंडीशन प्रोवाइड करवाता है। ये है पूरा का पूरा किसका? आयरन का लिमिट टेस्ट। ठीक है, तो देखते हैं पहला, डिपेंडिंग अपॉन द इंट्रैक्शन ऑफ द थायोग्लाइकोलिक एसिड विद आयरन इन प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड एंड इन द अमोनिकल एल्कलाइन मीडियम। करेक्ट है बिल्कुल, ये सारी की चीज पूरी की पूरी रिएक्शन आ गई। क्लियर है? थायोग्लाइकोलिक एसिड रेड्यूस फेरिक टू फेरस, बिल्कुल सही है। सिट्रिक एसिड प्रिवेंट प्रेसिपिटेशन ऑफ आयरन विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड एज ए हाइड्रोक्साइड, तो क्या होगा? नहीं करने दे रहा प्रेसिपिटेशन, तो ये भी सही हो गया। इसका मतलब हमारा जो आंसर हो गया दैट इज डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, मैंने यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव इस तरह से कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। यदि यहाँ पे इनसे रिलेटेड भी अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी आपको याद हो जाएंगे। फिर आता है फ्रेंड्स विच इज द करेक्ट फॉर द लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स। फ्रेंड्स हैवी मेटल्स के लिमिट टेस्ट के लिए बेसिकली हैवी मेटल्स कौन कौन से होते हैं? बेसिकली लेड होता है, एंटीमनी होता है, बिस्मथ होता है, टिन, कोबाल्ट एंड मैग्नीज, ये सारे के सारे होते हैं। इनके लिए हैवी मेटल्स के लिए बेसिकली 3 मेथड्स होते हैं, मेथड ए, मेथड बी एंड मेथड सी। वो क्या क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं देखना फ्रेंड्स। मेथड ए किसके लिए लगाया जाता है? जो सब्सटेंस या जो सैंपल कलरलेस होता है उनके लिए मेथड ए लगाया जाता है। ओके, और मेथड बी लगाया जाता है जो कलर्ड मॉलिक्यूल होता है, मतलब जो हमारा सैंपल कलर्ड होगा उसके लिए हम मेथड बी लगाते हैं। ओके, बेसिकली किसके साथ क्या करते हैं? इन दोनों मेथड्स में, दोनों मेथड्स में क्या करते हैं अपन? H2S गैस के साथ रिएक्शन कराते हैं एसिडिक मीडियम में। ओके, तो हम जैसा कि हैवी मेटल की के साथ रिएक्शन हो रही है तो मेटल सल्फाइड बनता है, क्योंकि यहाँ पे हम H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो मेटल सल्फाइड बनता है, और इस मेटल सल्फाइड का हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ओके, ये हो गया किसका? मेथड ए और बी। मेथड सी बचा फ्रेंड्स। मेथड सी किन के लिए लगाया जाता है? सब्सटेंसेस जो क्लियर सॉल्यूशन बनाता हो, कलरलेस सॉल्यूशन बनाता हो, किसके साथ में? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। यदि हम वो सैंपल लेंगे, सैंपल लेके NaOH डालेंगे, तो NaOH डालने के बाद में वो कलरलेस और क्लियर सॉल्यूशन बनाए, तो उसके लिए हम मेथड सी लगाते हैं। मेथड सी में क्या करते हैं फ्रेंड्स? सोडियम सल्फाइड यूज करते हैं। यहाँ पे हम सोडियम सल्फाइड नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड यूज कर रहे हैं। इधर मेथड सी में सोडियम सल्फाइड में यूज कर रहे हैं। हमें ए और बी मेथड में एसिडिक मीडियम यूज कर रहे थे, इधर एल्कलाइन मीडियम यूज कर रहे थे। ओके, और बटोबी से इधर भी मेटल सल्फाइड बनेगा, ये मेथड सी है। ओके, तो देखना फ्रेंड्स, मेथड ए यूज है कलर्ड, कलरलेस, करेक्ट है। मेथड बी कलर्ड के लिए करेक्ट है। मेथड सी किसके लिए? सब्सटेंस विच फॉर्म क्लियर एंड कलरलेस सॉल्यूशन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, करेक्ट है। मींस आंसर क्या हो गया हमारा? डी आंसर हो गया। ओके, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट फिर उसके बाद में होता है इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। जैसा कि मैंने आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट डिटेल में बताया था, येलो कलर किससे मिलता है फ्रेंड्स? याद करना, लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक मैंने डिटेल में पढ़ाया था। आपने यदि वो नहीं देखा है तो दोबारा से देखना, जिसका एक मैं डायग्राम बता रहा हूँ, ये मैंने आपको डिटेल पढ़ाया था, जिसमें ये एक गटजेट अपैरेटस में लिमिट टेस्ट किसका किया जाता है? आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट किया जाता है गटजेट अपैरेटस में। ओके, ये गटजेट अपैरेटस है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। क्लियर है? ये मैंने आपको डिटेल पढ़ाया था, और ये रिएक्शन से हमें लास्ट में डाई आर्सेनो मरकरी मिलता था, याद हो तो। और ये डाई आर्सेनो मरकरी का कलर हमने बताया था, येलो कलर बताया था। तो इसका मतलब क्या हो गया? हमारा येलो कलर किसका आ रहा है? डाई आर्सेनो मरकरी। मीन्स हमारा जो आंसर हो गया वो आंसर हो गया बी। ओके, यहाँ पे मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा यहाँ, और आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन या समझ में नहीं आया हो तो आप मेरा दूसरा वीडियो देखना, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ओके, लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एज पर आईपी रेड कलर्ड फाइनल प्रोडक्ट इज इन द लिमिट टेस्ट फॉर लेड। लेड का लिमिट टेस्ट करते हैं तो क्या होता है फ्रेंड्स? लेड की रिएक्शन करवाते हैं हम डाईथायाजोन। बेसिकली डाईथायाजोन क्या होता है? डाईफिनाइल थायाकार्बाजोन होता है, जिसकी रिएक्शन कराने से हमें रेड कलर का एक लेड डाईथायाजोनेट मिलता है, जिसका रेड कलर होता है। इसका मतलब लेड डाईथायाजोन या थायाजोनेट बनता है। मीन्स हमारा आंसर क्या हो गया? बी आंसर हो गया।
ओके। फिर आता है फ्रेंड्स फेरस सल्फेट क्या होता है। देखना क्या क्या होता है। बेसिकली फेरस सल्फेट से रिलेटेड ये 3-4 पॉइंट्स है जिसको अपन डिस्कस करने हैं। फेरस सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है FeSO4 होता है और इसके साथ 7 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। ये तो इसका फॉर्मूला होता है जिसको आयरन विट्रियोल भी बोलते हैं। चूंकि फेरस सल्फेट का कलर ग्रीन होता है इसलिए ग्रीन विट्रियोल भी बोलते हैं और फेरोसी सल्फस भी बोलते हैं। ये इसके 3 नाम हैं। तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। जैसा कि फेरस सल्फेट में आयरन है, फेरस है, और फेरस क्या करता है एज ए हेमेटेनिक यूज होता है और डाई को फेब्राइज करने की फैब्रिक को डाइज करने के लिए और जो लेदर होता है उसके टैनिंग करने के लिए भी यूज होता है। और फेरस सल्फेट एज ए डिसइंफेक्टेंट के तौर पे भी यूज होता है। ये इसकी सारी प्रॉपर्टीज है। ओके, तो देखना ग्रीन विट्रियोल है, हेमेटेनिक यूज हो रहा है, यूज टू डाई फैब्रिक्स एंड इन टैनिंग लेदर, करेक्ट है। मींस दैट इज ऑल ऑफ द अबव, आंसर इज द डी। ओके, फिर आता है उसके बाद में कैल्शियम थेरेपी इज इंडिकेटेड इन। कैल्शियम थेरेपी फ्रेंड्स किस में दिया जाता है। बेसिकली कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन जो होता है बॉडी में जीआईटी में होता है या इंटेस्टाइन की बात करूं, इंटेस्टाइन में किसकी प्रेजेंस में होता है, विटामिन D3 की प्रेजेंस में होता है। इसके साथ में फोस्फेट भी जाता है और एब्जॉर्प्शन होता है कैल्शियम का, एब्जॉर्प्शन हो गया। और यहाँ पे विटामिन D3 की प्रेजेंस में क्या होता है, इन कैल्शियम का और फोस्फेट का बोन्स में क्या होता है, डिपोजिशन होता है। डिपोजिशन होने की वजह से इसको बोलते हैं कैल्सिफिकेशन। ओके, कैल्सिफिकेशन। नाउ ये सारा का सारा हो गया फ्रेंड्स। तो इसमें देखना इसका यूज क्या है। हिमोरेजिक स्टेट अकम्पेंड बाय कैल्शियम डेफिशिएंसी रिजल्टिंग इन द इंक्रीज परमिएबिलिटी, मीन्स करेक्ट है। कैल्शियम हिमोरेजिक क्योंकि कैल्शियम की से क्या होता है, क्लोटिंग में काम आता है। क्लोटिंग में काम आता है कि नहीं आता है, क्लियर है। नर्वस डिसऑर्डर रेस्पॉन्सिव टू सेडेटिव एक्शन ऑफ द कैल्शियम और नर्वस सिस्टम, बिल्कुल सही है। ये नर्वस सिस्टम में भी कैल्शियम को यूज किया जाता है। एक्यूट इन्फ्लामेटरी एंड एग्जीक्यूटिव डिसऑर्डर्स इसमें भी यूज किया जाता है फ्रेंड्स। तो ये इस तरह से सारे के सारे यूज होते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा जो आंसर हो गया दैट इज डी आंसर हो गया, ऑल ऑफ द अबव। ओके, फिर आता है फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑफिशियल प्रिपरेशन ऑफ कैल्शियम। बहुत सारी ऑफिशियल प्रिपरेशन है, अब डिपेंड करता है हम उसको कैसे देते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, आपको यदि याद हो तो हमने एज ए एंटासिड पढ़ा था, दूसरा हमने एज ए डेंटल प्रोडक्ट पढ़ा था। ओके, यदि आपने ये वीडियो नहीं देखे तो आप जरूर देखिएगा। एंटासिड एज ए डेंटल प्रोडक्ट कैल्शियम कार्बोनेट को यूज किया जाता है। फिर आता है फ्रेंड्स कैल्शियम क्लोराइड, जो कैल्शियम के रिप्लेनिशर के तौर पे यूज होता है। बट ओबियस है, कैल्शियम क्लोराइड बेसिकली एक सॉल्ट है, तो कैल्शियम रिप्लेनिशर के तौर पे यूज होता है। कैल्शियम फॉलिनेट, फ्रेंड्स देखिएगा, फॉलिनेट इज यूज फॉर व्हाट, एंटीडोट ऑफ फोलेट एंटागोनिस्ट। जो फोलेट एंटागोनिस्ट है जिसको हम मैथोट्रेक्सिट बोलते हैं, मैथोट्रेक्सिट बेसिकली फोलेट एंटागोनिस्ट है। इसका एंटीडोट क्या है, फॉलिनेट, जो कैल्शियम फॉलिनेट है। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, क्या क्वेश्चन आया हुआ है, विच इज द एंटीडोट ऑफ मैथोट्रेक्सिट, तो क्या लिखेंगे आप, कैल्शियम फॉलिनेट। ओके, फिर उसके बाद में है कैल्शियम ग्लूकोनेट अगेन सॉल्ट है फ्रेंड्स, ग्लूकोनिक एसिड का, तो कैल्शियम रिप्लेनिशर के तौर पे काम होता है। फिर आता है कैल्शियम लैक्टेट, अगेन ये लैक्टिक एसिड का सॉल्ट है, तो क्या हो गया, अगेन कैल्शियम के रिप्लेनिशर के तौर पे काम आ रहा है। कैल्शियम लेवुलिनिक एसिड का सॉल्ट है ये भी, तो ये भी अगेन रिप्लेनिशर के तौर पे काम आता है। पेंटोथिनेट दैट इज द विटामिन बी का पार्ट है, तो ये विटामिन बी एंजाइम को फैक्टर की तरह काम कर रहा है, पेंटोथेनिक एसिड।
बेसिक कैल्शियम फोस्फेट। फ्रेंड देखिएगा, इसमें जैसा अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, इसमें कैल्शियम भी है और फोस्फेट भी है। मींस कैल्शियम +2 एंड फोस्फेट PO4-3, ये दोनों के दोनों हैं, तो इसको एज ए सप्लीमेंट के तौर पे यूज किया जाता है। जनरली किनको दिया जाता है? छोटे बच्चों को, प्रेग्नेंट लेडीज को दिया जाता है जनरली इसको, जहां कैल्शियम की जरूरत ज्यादा होती है। ओके, फिर आता है ट्राई बेसिक कैल्शियम फोस्फेट। इसमें भी कैल्शियम एंड फोस्फेट दोनों हैं, तो ये दोनों के दोनों कैल्शियम सप्लीमेंट के तौर पे यूज होता है। ये फ्रेंड्स सारी की सारी ऑफिशियल प्रिपरेशन है किसकी? कैल्शियम की। ओके, तो देखना, कैल्शियम कार्बोनेट आ गया, कैल्शियम फोलिनेट आ गया और कैल्शियम ग्लूकोनेट आ गया। इसका मतलब आंसर हमारा क्या हो गया? दैट इज आंसर डी। ओके, फिर आता है फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द एंटी फ्लूटुलेंट और डिफॉर्मिंग एजेंट्स। यदि आपको याद हो फ्रेंड्स, मैंने आपको एंटासिड चैप्टर पढ़ाया था। एंटासिड चैप्टर्स में कॉम्बिनेशन एंड प्रिपरेशन बताया था। कॉम्बिनेशन हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि कॉन्स्टिपेशन और डायरिया दोनों कंडीशन से हमें बचना होता है। उस एंटासिड प्रिपरेशन में, कॉम्बिनेशन एंटासिड प्रिपरेशन में हम क्या डालते थे? डिफॉर्मिंग एजेंट डालते थे। डिफॉर्मिंग एजेंट डालते थे। डिफॉर्मिंग एजेंट कौन कौन से होते थे? साइमेथिकोन, डाइमेथिकोन। साइमेथिकोन एंड डाइमेथिकोन। ओके, डाइमेथिकोन, ये दो होते हैं जो डिफॉर्मिंग एजेंट के तौर पे काम होता है। फ्रेंड देखिएगा यहाँ पे, तो डाइमेथिकोन और साइमेथिकोन आ रहा। डाइमेथिकोन, तो इस तरह से हमारा जो आंसर हो गया वो आंसर हो गया बी। ओके, अब अपन ये भी देख लेते हैं, ये क्या है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये अगेन एंटासिड है, एंटासिड है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? अगेन एंटासिड है, डेंटल प्रोडक्ट है। एल्जिनिक एसिड है, जो कॉम्बिनेशन एंटासिड में यूज होता है एल्जिनिक एसिड के तौर पे। ओके, ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रस ऑक्साइड। ये जैसा कि आपको याद होगा फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियोज में नाइट्रस ऑक्साइड से रिलेटेड डिटेल बताया था। जो ब्लू कलर के सिलेंडर में यूज होता है, जो जनरल एनेस्थेटिक के तौर पे भी यूज होता है, और डेंटल एंड ऑब्स्ट्रक्टिव प्रैक्टिस दैट इज मिडवाइफरी फॉर द प्रोड्यूसिंग एनाल्जेसिया एंड लाइट एनेस्थीसिया के तौर पे भी यूज होता है, और इन कंजक्शन विद द लोकल एनेस्थीसिया एंड मसल रिलैक्सेंट के तौर पे भी यूज होता है। मींस सारे के सारे हैं करेक्ट है, दैट इज डी। ओके, फिर आता है नेक्स्ट फ्रेंड्स, दैट इज एंटी माइक्रोबियल एजेंट इज, ध्यान दीजिएगा, मर्करी ऑक्साइड, दैट इज HgO। HgO क्या होता है? जो एज ए एंटी माइक्रोबियल होता है, ये ऑफ्थाल्मिक प्रिपरेशन के तौर पे यूज होता है। ऑफ्थाल्मिक प्रिपरेशन में यूज होता है। फ्रेंड्स इसकी खास बात है, देखिएगा, यदि अपन इसमें यदि रिएक्शन इसमें हम बना रहे हैं, ये हमारे पास ऑफ्थाल्मिक प्रिपरेशन में हम मिक्स कर रहे हैं, ये HgO है, HgO मरकरी ऑक्साइड है, इसमें हम बना रहे हैं। ये जो वेसल है, ये वेसल होना चाहिए टिन कोटेड, टिन कोटेड। ओके, यदि ये टिन कोटेड नहीं है या यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस आ गया, यहाँ से थोड़ा सा टिन हट गया, तो ये मरकरी ऑक्साइड यहाँ रिएक्शन करेगा, और मरकरी ऑक्साइड रिएक्शन करके मरकरी फ्री कर देगा। फ्री करते ही क्या होगा फ्रेंड्स? वो ऑफ्थाल्मिक प्रिपरेशन में मरकरी आ जाएगा, और वो यदि वो ऑफ्थाल्मिक प्रिपरेशन हमने आई में डाला, यदि हमने आईज में यूज कर लिया, तो आई को हार्मफुल इफेक्ट देगा। तो इस तरह से मरकरी ऑक्साइड क्या करता है? बट ओबियस है, एज ए एंटी माइक्रोबियल होगा, लेकिन ड्यूरिंग द प्रिपरेशन इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टिन कोटेड में ही इसको बनाया जाता है। बोरेक्स से जो बोरिक एसिड का सॉल्ट होता है, जो कि अगेन एंटी माइक्रोबियल की तरह यूज होता है। क्लोरिनेटेड लाइम जो होता है, जो अगेन कैल्शियम के साथ में मैंने बताया था, OCl एंड कैल्शियम OCl बना होता है। इसका मतलब क्या हो गया? सारे के सारे मीन्स ऑल ऑफ द अबव। ओके, ये हमारा आंसर हो गया डी। क्लियर? फिर उसके बाद में देखना फ्रेंड्स, स्ट्रॉन्ग अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है फ्रेंड्स? अमोनियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NH4OH। जब भी अमोनिया आता है तो ये रिफ्लक्स एक्शन देता है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, रिफ्लक्स एक्शन क्यों देता है? क्योंकि NH3 का जो सॉल्यूशन होता है, जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन ही अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, और मींस अमोनिया की यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्मेल आएगी।
स्ट्रॉन्ग स्मेल आएगी, मतलब बहुत गंदी पंजेंट स्मेल आएगी, तो रिफ्लेक्स स्टिमुलेंट की तरह काम करता है। यदि हम फेंटेड, मतलब जो कोई पर्सन फेंट हुआ हुआ है, मींस बेहोश टाइप में हुआ हुआ है, उसको हमने अमोनिया गैस नाक में सूंघा दी, तो वो उसको बहुत जल्दी वापस उछल के गिरेगा, वो कंडीशन आती है। क्लियर है। दूसरा, यदि रूबी फेसिएंट के तौर पे भी काम करता है। कैसे? यदि ये स्किन है, इस स्किन पे हमने इस तरह से अमोनियम हाइड्रोक्साइड को अप्लाई किया, अप्लाई करने से क्या होगा, यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन देगा, एज ए लिनीमेंट के तौर पे यूज करते हैं, तो ये रूबी फेसिएंट की तरह भी काम करता है। दूसरा, यदि कोई कट लगा हुआ है जैसे यहाँ पे, और यहाँ पे हमने लगाया, तो यहाँ की वेसल्स को क्या करता है, ये कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है वेसल्स को, तो ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्ट की तरह भी काम आता है। तो फ्रेंड्स देखना, हमारा आंसर क्या हो गया, सारे के सारे करेक्ट है, मींस ऑल ऑफ द अबव। ओके, फिर आता है फ्रेंड्स आइडियल बफर क्या होता है। बफर बेसिकली फ्रेंड्स, बफर क्या होता है, बफर को बोलते हैं विच रेजिस्ट चेंज इन पीएच, विच रेजिस्ट चेंज इन पीएच। ओके, पीएच को चेंज नहीं होने देता ऑन स्मॉल एडिशन ऑफ व्हाट, वीक एसिड और बेस। ओके, इस तरह से वीक एसिड और बेस, मतलब ये हो गया। बफर को यूज कहाँ करते हैं फ्रेंड जनरली, या तो हम किसी एनालिटिकल प्रिपरेशन में यूज करते हैं, एनालिसिस में एनालिटिकल प्रिपरेशन में यूज करते हैं, या हम किसी पीएच मेंटेन करते हैं किसी डोजेज फॉर्म का। ओके, डोजेज फॉर्म का। क्लियर है। यदि हम डोजेज फॉर्म का पीएच मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है, तो आइडियल प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, जो पीएच मेंटेन करता है उसके अलावा कोई भी काम नहीं करना चाहिए। देख, जैसा कि शुड नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद द एक्टिव इंग्रेडिएंट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, सही बोल रहे हैं। शुड नॉट पार्टिसिपेट इन द रिडॉक्स रिएक्शन, पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही है। शुड नॉट अल्टर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अदर इंग्रेडिएंट, सॉल्युबिलिटी भी चेंज नहीं करना चाहिए। इसका मतलब हमारा जो आंसर हो गया दैट इज डी आंसर, करेक्ट है। मींस उसकी आइडियल प्रॉपर्टी है जो बाकी कोई काम नहीं करे, सिर्फ पीएच को मेंटेन करे। ओके, फिर आता है नेक्स्ट फ्रेंड्स, prolonged use of calcium carbonate और sodium carbonate together with large quantity of milk can cause। फ्रेंड्स ये क्या होता है बेसिकली, देखना, लार्ज अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब COCO3 और सोडियम कार्बोनेट का मतलब NaHCO3, ये दोनों के दोनों एज ए एंटासिड की तरह यूज होता है, जैसा आपको पता है। ओके, इसको साथ में हमने यदि लार्ज क्वांटिटी ऑफ मिल्क दे दिया किसी पेशेंट को, और प्रोलॉन्ग्ड यूज मतलब काफ़ी दिनों तक यूज किया इसको। ओके, काफ़ी दिनों तक यूज किया, तो उससे क्या होगा, उसमें बर्नेट सिंड्रोम एक डिजीज हो जाता है, जिसका दूसरा नाम है मिल्क एल्कली सिंड्रोम भी बोलते हैं। और इसमें होता क्या है फ्रेंड, देखना, बेसिकली इसमें एक्यूट एल्कलोसिस हो जाता है, हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है, हाइपर फॉस्फेटीमिया हो जाता है, जिसकी वजह से रीनल फेलियर एंड एजोटेमिया हो जाता है। ये सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स हैं या सिम्टम्स हैं, वो किसके होते हैं, बेसिकली हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के होते हैं। और हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की वजह से ये सारे सिम्टम्स आते हैं। लेकिन यहाँ पे पेशेंट के हाइपर पैराथायरॉयडिज्म नहीं है, ये हुआ है ज़्यादा अमाउंट कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट लेने के साथ में क्या मिल्क लिया, इसकी वजह से। तो ये यदि डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये मिसअंडरस्टैंड कर जाता है कि हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, जबकि उसके साथ में प्रॉब्लम क्या है, बर्नेट सिंड्रोम की। ओके, जिसका दूसरा नाम है मिल्क एल्कली, मिल्क के वर्ड आ रहा है मिल्क का, यह आ गया। दूसरा एल्कली का मतलब, ये एल्कली है ही, बटो बेस है, जो एंटासिड होता है उसको एल्कली बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं मिल्क एल्कली सिंड्रोम, जो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के साथ में मिसअंडरस्टैंड किया जाता है। तो ये क्या हो गया, बर्नेट सिंड्रोम हो गया और मिल्क एल्कली सिंड्रोम हो गया। इसका मतलब हमारा जो आंसर हो कौन सा हो गया, अबव ए एंड बी आंसर हो गया, ये हमारा सी आंसर हो गया। ओके, क्लियर है।
नाउ नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, मोस्ट एंटी डायरियल प्रोडक्ट्स कंटेन। एंटी डायरियल या डायरिया किसकी वजह से होता है? डायरिया किसकी वजह से हो सकता है? या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है वहां पे, या टॉक्सिन हो सकता है। टॉक्सिन की वजह से क्या होता है? स्पाज्म आने लग जाता है, जिसको अपन मारवाड़ी भाषा में बोलेंगे क्या? मरोड़े आना। ओके। और वो टॉक्सिन, तो इन सभी को हम ट्रीट करने के लिए सी फ्रेंड्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल करने के लिए एंटी माइक्रोबियल देते हैं। टॉक्सिन वो जो स्पाज्म करता है तो वो एंटी स्पाज्मोटिक या एंटी मोटिलिटी देते हैं ताकि उसमें मरोड़े आना बंद हो जाए। और जो टॉक्सिन है उसको क्या करते हैं अपन? टॉक्सिन को एडजॉर्ब करा लेते हैं, तो एडजॉर्बेंट प्रोटेक्टिव साथ में दिया जाता है। इसका मतलब क्या हो गया? ये तीनों के तीनों हम किस जनरली देते हैं। इसका मतलब जो हमारा आंसर कौन सा हो गया? डी आंसर हो गया। करेक्ट है। ये हो गया इसकी तरीके से हमारा आंसर कंप्लीट। ओके। फिर आता है नेक्स्ट फ्रेंड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका दूसरा नाम बोला जाता है कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। ये क्या होता है फ्रेंड? सोडियम हाइड्रोक्साइड की पैलेट्स होती है, आपने देखा होगा। तो इस तरह से जो इनको बोलते हैं अपन पैलेट्स, और ये की वाइट कलर की होती है। ओके। व्हाइट कलर की पैलेट्स होती है। इसको मैं बोलूं तो हमारे जो पतासा होता है, पतासे बोले जाते हैं, जो पतासे बांटे जाते हैं वो इस तरह का होता है, पतासे साइज का होता है। पतासे में बीच में खाली जगह होती है, लेकिन यह बिल्कुल सॉलिड होता है इस तरीके का। लेकिन यदि इसको हवा में रख दिया जाए तो क्या होता है? जो मॉइस्चर होता है एयर की, एयर मॉइस्चर होती है, वो मॉइस्चर क्या करता है? एब्जॉर्ब हो जाती है यहाँ पे इसकी सरफेस पे। इस सरफेस पे एब्जॉर्ब होने से क्या होता है? जो ये कंडीशन होता है ये इसको गला देता है, लिक्विफाई हो जाती है ये कंडीशन। ओके। लिक्विफाई होता है, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? लिक्विफाई को हाईली डिलिक्विसेंट। ओके। क्लियर है। जैसा कि ये NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो कास्टिक सोडा है, तो ये क्या करता है? स्ट्रोंग क्या है? स्ट्रोंग बेस है, एल्किली है, जिसको अपन एल्किली भी बोलते हैं। ये क्या करता है? जो यदि हम स्किन पे लगा देंगे तो इसकी ऊपर वाली जो सरफेस है उसको हटा देता है, रिमूव कर देता है। तो ये बटोबे सॉल्वेंट करते हैं जनरली, रिमूव क्यूटिकल लिया की। क्लियर। और दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो डिसइंफेक्टेंट और एल्कलाइजिंग एजेंट के तौर पे भी इसको यूज करते हैं। इस तरह से हमारा जो आंसर हुआ दैट इज डी आंसर। ओके। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन? 25 वाला क्वेश्चन। क्लियर है। ये है फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। यदि आपने यहाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको नेक्स्ट में कौन से वीडियोस या किस तरह के क्वेश्चंस पढ़ने हैं वो भी आप मुझे बताएं, ताकि मैं और अच्छे से आपको वीडियो लेक्चर दूँ और MCQs दूँ। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक्स।